एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 के पेपर 2 की समाप्ति के बाद क्या मेरिट होगा या फिर परीक्षा में लोगों ने क्या गलतियां की, क्या नहीं करनी चाहिए, इस विषय पर आज की चर्चा में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। अगर प्रश्न पत्र की बात करें तो इस बार का प्रश्न पत्र हर बार से काफी अलग आया था। मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि अब वो जमाना गया जब आप कुछ गिने चुने एस्से रट लेते थे। जैसे पिछले कुछ वर्षों के 3-4 वर्षों के एस्से में से एक आध एस्से रिपीट होता था। हालांकि मैंने भी इस विषय पे लोगों से कहा था कि यह एस्से रिपीट हो रहा है, हो सकता है आने की संभावना हो, पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इस बार सोची समझी बातों को ध्वस्त कर दिया। ऐसी ही शुरुआत 2018 में भी हुई थी। इस बार इन्होंने जो भी टॉपिक आपको दिया, आप टॉपिक देखेंगे तो अलग हटके है, एकदम अलग हटके। जैसे इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के औचित्य पर बात की है। इसमें लिखा हुआ था गांधी जी के अहिंसा के सूत्र पर इन्होंने बात किया कि क्या यह आज भी प्रयोज्य है या नहीं है। ऐसे ऐसे इन्होंने टॉपिक दिए थे जिस पर अगर आप सोच विचार करके लिखेंगे तो आराम से लिख पाएंगे, लेकिन अगर डेटा वगैरह की बात करेंगे तो डेटा इन चीजों की रहती नहीं है। चूंकि नए विषय थे इसलिए बहुत लोगों ने एक कॉमन विषय चुना। कौन सा कॉमन विषय चुना? ज्यादातर लोगों ने एफोरेशन सुना है और फिर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के प्रभाव पर चुना है। यहां एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि एफोरेशन पे आप लोगों ने जितना भी चुना है, अब जब परीक्षक के पास जाएगा तो अलग अलग कैटेगरी में उसकी जांच की जाएगी। हालांकि कुछ मित्रों का यह कहना है कि आपने अगर एफोरेशन पे लिखा तो अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, या फिर आपने इस पे लिखा तो अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। मैं यहाँ आप सबका भ्रम दूर कर देना चाह रहा हूँ कि यह जो परीक्षा हो रही है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा, इसमें आपको आईएएस बनाने के लिए नहीं लिया जा रहा परीक्षा। यह परीक्षा मूलतः यह देखने के लिए आप किसी भी विषय पे क्या लिख पाते हैं और जो आप लिख रहे हैं वो ग्रामर के अनुसार, अंग्रेजी या हिंदी व्याकरण के अनुसार वह सही है कि नहीं। अर्थात वाक्य संरचना, एक लाइन से दूसरे लाइन में आपसी तालमेल, और किसी भी दिए गए विषय पे 8-10 लाइन या फिर 500 से 600 शब्द लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बहुत लोग अभी भ्रम में पड़े, अरे मैंने ये लिखा मुझे नंबर कम मिलेगा, ये लिखा। नहीं, ऐसा नहीं है। चारों टॉपिक पे ही 50-50 नंबर है। आपके लेखन शैली के ऊपर यह निर्भर करता है कि आपको कितना अंक दिया जाएगा। अब जैसे कुछ लोगों ने एफोरेशन की जगह डिफोरेशन पे लिख दिया। कुछ लोग उसमें समझदारी किए, अंतिम समय में उनको मौका मिला और उन्होंने फिर डिफोरेशन को काट के एफोरेशन किया और अंत में आके मिला दिया। जिन्होंने बिल्कुल ही विषय से हट के लिखा होगा उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मान लीजिए एफोरेशन से शुरू कर रहे हैं, डिफोरेशन की बात करते गए और अंत में भी आपने जाके अगर उसे एफोरेशन पे मिला दिया होगा तो कम से कम यह आशा रखिए कि 20 नंबर जरूर मिल जाएगा। बाकी चीजें अगर सही हुई तो, और हेडिंग में अगर आपने एफोरेशन लिखा है तो। अगर आप नहीं लिखे हैं तो ये एक समस्या रहेगी। इसके बाद जो दूसरा था अनुवाद का, अभी कुछ लोगों से आज ही शाम को बात हो रही थी, उन्होंने अनुवाद छोड़ दिया है या फिर अनुवाद बहुत लंबा लगा इसलिए ढंग से नहीं कर पाए। मैं प्रारंभ से ही कहता आया हूं कि आप जब भी जाएंगे तो देखेंगे आसान क्या लग रहा है। अगर आपको लगता है कि आसान एस्से लेखन है तो पहले आप एस्से लेखन कंप्लीट कर लीजिए, फिर अनुवाद में उलझ जाइए। और मैंने यह भी कहा था बाद में कि आप अनुवाद पहले कर लीजिए, क्योंकि फिर समय नहीं मिलेगा। काफी लोगों ने इस फॉर्मूले का फायदा उठाया और लोगों ने काम किया इस पर। तो यहां अब हम आकलन करें कि आपके एस्से पर कितना नंबर मिला होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा अंकों के अनुसार आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, अगर आपका सेंटेंस फॉर्मेशन सही है, आपने 300 से अधिक शब्द लिखा है, कटिंग्स अधिक नहीं है और विषय वस्तु से दूर नहीं हटे हैं, तो न्यूनतम आपको 50 में से 30 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर खराब लिखा है तो मैं फिर उनकी बात नहीं करता, पिछली बार लोगों को 12 नंबर भी मिले हैं। लेकिन अगर एवरेज, ऑन एन एवरेज आपका वर्ड फ्लो या सेंटेंस फ्लो अच्छा रहा है, आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं उसका। सेंटेंस फ्लो अच्छा रखा हो, विषय वस्तु अच्छी रही हो, तो आप 30 नंबर आशा कर सकते हैं एक एस्से में।
इस अंदाज से 2 एस्से में कम से कम 60 नंबर आपको मिल जाएगा। उससे अधिक भी मिल सकता है अगर आपने बहुत अच्छा डेटा वगैरह लिखा है तो उसकी बात अलग है, पर एवरेज स्टूडेंट 30 और 30 60 पा जाएंगे। अब हम अनुवाद की बात करते हैं। अगर आपने अनुवाद सही किया है, जैसे कि अनुवाद मैंने भी कराया और आप लोग भी करते रहे हैं, तो जैसे अनुवाद होना चाहिए उस लिहाज से अगर आपने सही किया है, शब्दों का हेरा फेरी नहीं किया है ज्यादा, तो आपको उसमें भी मिनिमम 30-30 नंबर तो मिल जाएगा। तो एक एवरेज कैंडिडेट हर उसमें 130-30 60 और 60-60 120 नंबर न्यूनतम मैं आशा कर रहा हूं कि आप में से हर व्यक्ति पाएगा जिसने चीजें सही ढंग से की होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें कैसे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। अगर आपने अनुवाद बहुत अच्छा किया, जैसा मैंने कई लोगों से सुना है, तो आप इसमें अनुवाद में 80 नंबर की आशा कर सकते हैं 100 में, और इसी तरह से उसमें एस्से में जो पैसेज आपने लिखा है उसमें भी आप कुछ अच्छे नंबरों की आशा कर सकते हैं। तो एवरेज इसका जो हाईएस्ट स्कोरर जो होंगे मेरे विचार से 165 से 175 के बीच में जो बहुत अच्छा लिखे होंगे वो रहेंगे। अगर इससे अधिक पाते हैं तो आप और भी बधाई के पात्र हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि जो लोएस्ट एवरेज होगा वो 120 होगा और हाईएस्ट 165 जाएगा, इसके बीच के ब्रैकेट में रहेगा। अब हम आगे बात करें कि इसका अनुमान क्या जाएगा और कैसे जाएगा। ये देखिए बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि जो उसकी अधिसूचना आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसमें कहा गया है कि अनरिजर्व को 30% लाना होगा। जो 30% से कम लाएगा उसे नहीं लिया जाएगा। मतलब आपका मिनिमम कट ऑफ रहेगा 30% का। हम मान लेते हैं 30%, 200 का 30%, मतलब 30 दूनी 60 नंबर। अदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 25%, मतलब 200 का 25% कितना होता है? 50 नंबर। और अदर जो कास्ट हैं, एससी एसटी या बाकी लोग हैं, उनको 20% लाना है, अर्थात 200 में से 40 नंबर अगर आप लाएंगे तो आप एवरेज स्कोरर माने जाएंगे। और इसके बाद आपकी फिर कटिंग फटिंग शुरू होगी। अब जरा हम आगे देखते हैं कि इस बार का जो स्कोर गया है वो कितना कितना गया है। देखिए बोर्ड पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो एससी कैंडिडेट थे उनका गया है 82.50, मतलब 82.50। एससी के बाद जो दूसरे कैंडिडेट हैं, एसटी वाले जो मित्र हैं, उनका गया है 76.50। ओबीसी वाले 110.50 गए हैं और ईडब्ल्यूएस वाले 51.25 सबसे कम गया है। अनरिजर्व में 134.24 और OH और HH या VH का 64.50 और उससे नीचे गया है। ये जो कट ऑफ गया है इसमें आप इसको और जोड़ दीजिए, 82 में 60 जोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें आपका 50 आता है ओबीसी। एक मिनट जाइए, यहां अनरिजर्व का, ठीक अनरिजर्व यहां है, इसमें 60 और जोड़ दीजिए। उसके बाद फिर हम इसमें जोड़ते हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनके अंकों में 50-50 और जोड़ दीजिए। उसके बाद आता है अदर्स, मतलब एससी एसटी कैंडिडेट है, इनमें 40-40 और जोड़ दीजिए। तो यह हो गया आपका 8 और 4 12, 122 हो गया। इसी तरह से 7-4 11, ठीक है। उसके बाद 160 हो गया ओबीसी का, 110 और 50 160। उसके बाद 50-50 ये 101 मान लीजिए, अच्छा अंक है। और इसी तरह से 134 और 60, मतलब 194। ये आपका एवरेज स्कोर होगा जिस पर आपका कट ऑफ बनेगा। और जिनका मान लीजिए 80 में अगर 122 हैं, 122 से कम लाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। एसटी में अगर आप ये 76 7 4 11 115-20 से कम होंगे तो आप आउट हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। ओबीसी में इसी तरह 160 से कम होंगे तो कट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में 101 102 से कम होंगे तो कट जाएंगे। अनरिजर्व में 194 से अगर कम पाएंगे तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी। वैकेंसी चाहे कितनी भी हो, 1000 भी हो, तो ये नहीं आया तो आप आउट हैं।
बाकी लोगों का इसी तरह स्कोर रहेगा। अब ये जो स्कोर बना है, अनुमानतः इससे कम से कम 20 नंबर आपको और स्कोर करना पड़ेगा हर कैटेगरी वाले को। आप अपनी कैटेगरी के अनुसार इस पे अंदाजा लगा लीजिए कि आपका जो स्कोर बनेगा उसमें 20 नंबर और जुड़ेगा, उसके बाद आप कट ऑफ में आएंगे। अगर आप इतनी आशा नहीं कर रहे हैं तो आप मैथ से बाहर हैं। मतलब 122 है तो एससी का जो मिनिमम कट ऑफ जाना चाहिए वह जाना चाहिए 122 और 20 142। अब ये जो कट ऑफ है उसके बाद फिर फाइनल मेरिट निर्धारित होगी। मेरिट का कट ऑफ अलग होगा, मतलब आप एग्जाम से बाहर किए जाएंगे इतने नंबर पे, सब में 20 20 जोड़ लीजिए तो ओबीसी का 180 हो गया, ईडब्ल्यूएस का वही 125 मान लीजिए, अनरिजर्व का है तो 194, मतलब 194 और 20 200 कुछ अंकों में आप पास माने जाएंगे। ये हो गया आपका पासिंग का स्कोर। आप लोग अपना अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, गणित में थोड़ा कमजोर हूं मैं। अब इसके बाद जो मुख्य बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप लोगों ने इसका एक क्लॉज पढ़ा होगा, जैसे इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 14 का पैरा 16.2 लिखा हुआ है। आप लोग विज्ञापन निकाल के फिर से पढ़िएगा। इस पैरा में यह लिखा हुआ है कि फाइनल मेरिट से पहले, मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो सकता है आपसे ऑनलाइन ऑप्शन मांगे, डिपार्टमेंट का ऑप्शन मांगे कि आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वह विवरण दे दें। तो अभी आप में से कई मित्र यह अभियान भी चला रहे हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले ताकि जो अपात्र लोग हैं वो बाहर हो जाएं, उसके बाद फिर हमें आगे बढ़े। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वैकेंसी के आधार पर आपको, जैसे मान लीजिए 400 वैकेंसी आई, 500 आई, जो भी वैकेंसी जाती है उस वैकेंसी के अनुसार हर कैटेगरी का अलग अलग परसेंटेज है। उस परसेंटेज के अनुसार ये देखेंगे हमको 40 लोगों को बुलाना है तो 40 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने से पहले उनका डिपार्टमेंट का ऑप्शन मांग लेगी, और डिपार्टमेंट का ऑप्शन मांगने पर ही एसएससी हो सकता है निर्धारित कर ले कि यह व्यक्ति पात्र है कि नहीं पात्र है। अब जो लोग अपात्र हैं, जो लोग अपात्र नहीं, उनके बारे में तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन वही वो निर्धारित कर लेंगे कि अगर ये बच्चा एलिजिबल है सही में तो वो ऑप्शन फॉर्म भरेगा, अगर एलिजिबल नहीं है तो हो सकता है वो ऑप्शन फॉर्म ना भरे। मैं बता दूं यहाँ कि ऑप्शन फॉर्म ऐसे लोगों का नहीं भरना ज्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा मैं क्लॉज बताऊंगा 3 वर्ष के लिए बैन होने के लिए तैयार रहिएगा। तो अब जब वैकेंसीज के अनुसार आप ऑप्शन फॉर्म भर के एसएससी को भेज देंगे, ये एक शायद इनिशियल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद एसएससी आपको कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजेगी बेस्ड ऑन द मेरिट, और उसके आधार पर फिर आपका सिलेक्शन होगा। चूंकि अभी समय अपरिपक्व है इसलिए इस विषय पे मैं नहीं बताऊंगा कि फाइनल मेरिट क्या होगी, क्योंकि अगर वैकेंसी बढ़ती है तो ये मेरिट कम जाएगी, अगर वैकेंसी कम हो जाती है तो इसमें फिर और भी अंक जुड़ेंगे, उस पर फिर अगर वैकेंसी आए तो मैं चर्चा करूंगा। तो मेरे विचार से अभी तक जो मैंने बताया है, अगर इस एवरेज में ये जैसे अनरिजर्व का 194 में 20 और जोड़ दीजिए, उससे कम अगर आता है तो मुझे शंका है कि हो। मैं हमेशा आपके पक्ष में रहता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा न हो, आपका जितना नंबर मिला और आपको नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी की आजकल सबको जरूरत है। पर यदि हो गया तो कुछ नहीं कह सकते, अगली बार बेटर लक बोलते हैं ना, तो इस हिसाब से स्कोर रह सकता है। हाँ, एक चीज चलते चलते मैं और बताऊंगा कि आप में से आने वाले समय के लिए केंद्रीय विद्यालय के लिए और जगहों के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो भी लोग आप में तैयारी कर रहे हैं 90% की यह सोच होती है कि पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे फिर पेपर 2 देंगे, और होता क्या है कि पेपर 1 और पेपर 2 में अधिक गैप नहीं रह पाता और पेपर 2 में जाके ध्वस्त हो जाते हैं। आप लोग आज से लिखने की शुरुआत करिए, इससे लिखने की आदत डालिए। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, उस पर लिखिए 20 लाइन 30 लाइन, अंग्रेजी में लिखिए, आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी, हिंदी में लिखेंगे हिंदी सुधर जाएगी, और फिर यह क्रम रहा तो आप आगे अच्छा कर पाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली चर्चा में मैं फिर जुड़ूंगा, फिर कुछ और नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।